हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये है करंट अफेयर्स की, जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, थोड़ा गैप हो गया। इस वीडियो में मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे हम लोग, और पूरे मंथ की एक एक वीडियो होगी, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट 40, 41, 42 टॉपिक्स होंगे ऑलमोस्ट हर वीडियो में, जो हम लोग कवर करेंगे इन लेस देन हाफ एन आवर। तो कोशिश करूंगा मैं हाफ एन आवर में पूरा की पूरा कंपेंडियम आपके सामने रख दूं करंट अफेयर्स का। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बट सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माय सीयूईटी कैंडिडेट्स, और वो लोग जो क्लैट 2026 को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपको कवर करके जाने हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट अगर आप देख रहे हैं, दिस इज सिंगापुर, एंड ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। एंड इनका नाम क्या है? मिस्टर लॉरेंस वोंग। अभी रिसेंटली इंडिया भी आए थे लॉरेंस वोंग। एंड टू विच पार्टी ही बिलोंग्स? तो ही बिलोंग्स टू पीपल्स एक्शन पार्टी। पीपल्स एक्शन पार्टी के हैं ये, लॉरेंस वोंग है इनका नाम। जनरल इलेक्शंस जीते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। चलिए, अब सिंगापुर में कितनी सीट्स हैं? पार्लियामेंट में टोटल सीट्स है 97, एंड आउट ऑफ 97 सीट्स सोचिए पीपल्स एक्शन पार्टी को 87 सीट मिली है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 90% से ज्यादा सीटें निकाल ली इनकी पार्टी ने। इसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम लॉरेंस वोंग जो है वो कभी प्राइम मिनिस्टर बने। इससे पहले कभी दिस मैन हैज नेवर बिकम सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। सिंगापुर की बात करते हैं तो यहां पर करेंसी डॉलर चलती है। थर्मन शनमुगरत्नम इज द प्रेसिडेंट, और लॉरेंस वोंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट करंट, अंगोला। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ईयर। अंगोला जो है, इन्होंने आईएसए को ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब न्यूली इलेक्ट हुए थे 2014 में, तो अगले ही साल पेरिस में एक समिट हुआ था, जिसको आप लोग पेरिस पीस क्लाइमेट समिट कहते हैं, COP21 के नाम से फेमस है। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी कोई चीज दुनिया के सामने रखी थी कि अगर हम सभी लोग जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में हैं, अगर वो सभी लोग सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर ले और सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर हम लोग बना ले और एक इंटरनेशनल ग्रिड से सबको जोड़ दे, तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक थी। तो अभी फिलहाल 124 कंट्रीज आईएसए में है, और इन द मंथ जो मैं कवर कर रहा हूं मई में, तो 123rd कंट्री बनकर आई अंगोला। अंगोला जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, फिलहाल आईएसए की मेंबर बन गई है। और इंडिया जो है, उन्होंने $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी अंगोला को दिया है। आगे बढ़ते हैं। आईएसए के इस समय प्रेसिडेंट RK सिंह है। आईएसए का हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दुनिया की सभी प्रेस को एक रैंकिंग देती है कि आप लोग कितने फ्री है अपनी कंट्रीज में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, दुनिया में सबसे बढ़िया प्रेस नॉर्वे की नंबर 1 पर आपको दिख रही है। नंबर 2 इज एस्टोनिया, नंबर 3 इज नेदरलैंड, 4 स्वीडन, 5 फिनलैंड। ऑलमोस्ट टॉप 10 में आपको सभी यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेंगी। बट अगर हम बात करते हैं इस ग्लोबल प्रेस फ्रीडम की, तो इन्होंने एक नॉर्मल बोला है कि हमें नॉर्मली हर जगह पर डिक्लाइन देखने को मिला है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तो खासकर की, मतलब प्रेस फ्रीडम में ऑल ओवर द वर्ल्ड डिक्लाइन देखने को मिला है। और इंडिया की पोजीशन इस पूरी प्रेस में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है, बट ठीक है, हम लोग 2024 के मुकाबले इस वाले इंडेक्स के नंबर में हम 8 नंबर ऊपर आए हैं। अर्लियर दिस यूज्ड टू बी 159, हमारा 2024 में 159 पोजीशन था। अभी जो पोजीशन है वो आपका 151 है, तो ठीक है, हमारा बढ़िया चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट करंट इज अबाउट सम डे, जैसे 6 मई वर्ल्ड एस्थमा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस एस्थमा डे की इस बार की थीम रही मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। इसके बाद बेटा आगे बढ़ता हूं मैं जी। नेक्स्ट करंट है आपके पास इंडिया का पहला चीता कॉरिडोर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एक कॉरिडोर हम लोगों ने बहुत बार सुना तो है कि गाड़ियों के ट्रेवल करने के लिए बनाया है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एक कॉरिडोर को आप लोग वाइल्ड लाइफ के लिए बना रहे हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो 2021-22 में हम लोगों ने कुछ चीता जो थे वो नामीबिया से इंपोर्ट करे थे, है ना, मतलब नामीबिया से मंगवाए थे, जिनको MP में कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। तो ये चीता कॉरिडोर जो है ये इंडिया में 3 साइट्स को जोड़ेगा। MP में कूनो नेशनल पार्क, इट विल कनेक्ट इट विद गांधी सागर सेंचुरी ऑफ MP, और ये गांधी सागर सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क को जोड़ा जाएगा मुकुंदरा
हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। तो देखा जाए तो तीनों को जोड़ने वाला कॉरिडोर है ये जो यहां पर बन रहा है, और ये इंडिया का पहला इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर है। तकरीबन 17,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, और चीता को ट्रेवल करने के लिए एक बड़ा एरिया मिल जाएगा आपको। हालांकि जो इंडियन चीताज हैं वो 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। चलिए जी, उसके बाद तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना ने मई में एक बहुत ही वर्ल्ड इवेंट को होस्ट किया था। दिस वाज द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल। 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल तेलंगाना ने होस्ट किया था, इंडिया में ये हुआ था। और आपको बता दूं दुनिया की कुछ 120 कंट्रीज की जो वो लड़कियां हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो यहां पर आए थे। उन्होंने इस वर्ल्ड पेजेंट का मतलब जनरली फैशन कॉन्टेस्ट होता है, तो इस पेजेंट में वर्ल्ड मिस वर्ल्ड पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, और इसको 150 से ज्यादा कंट्रीज में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था इस इवेंट का। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से, नाम है इनका परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपॉइंट कर लिया है। अच्छा, इनको जब ये वर्ल्ड बैंक में ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ही, तो इनको IMF क्यों भेजा गया? अच्छा, प्रॉब्लम सारी केवी सुब्रमण्यम के साथ है। तो केवी सुब्रमण्यम इससे पहले IMF में थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनके IMF के बोर्ड में थे। केवी सुब्रमण्यम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्मिनेट कर दिया 6 महीने पहले ही, मतलब 6 मंथ्स अर्ली इनका जो टर्मिनेशन है वो इफेक्टिव हुआ 30 अप्रैल से। इनको टर्मिनेट करने के बाद, केवी सुब्रमण्यम को टर्मिनेट करने के बाद इनकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट मतलब वेकेंट हो जाती है। इसकी वजह से हम लोगों को IMF बोर्ड पर एक बहुत ही काबिल इकोनॉमिस्ट की जरूरत थी, एंड दैट प्लेस दैट वैकेंसी वाज फिल्ड बाय परमेश्वरन अय्यर। इनसे अच्छा कोई नहीं मिल रहा था हम लोगों को, इसलिए IMF में हमने वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के परमेश्वरन अय्यर को बुलाया और सर को IMF के बोर्ड में इलेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, इंडिया का प्रोग्रेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। पहली बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2 साल पीछे चलती है, मतलब 2025 में 2023 का वेरिएंट आया है, और 2026 में 2024 का वेरिएंट आएगा। तो 2025 की रिपोर्ट है जिसमें 2023 का वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 133rd से बढ़कर 130th हो गई है। एज आई टोल्ड यू, ये रिपोर्ट 2 साल पीछे चलती है ना। तो 2022 की लास्ट रिपोर्ट थी जो 2024 में आई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको एक नंबर दिया जाता है, और इंडिया का जो नंबर है दैट इज 0.685। इसके हिसाब से हम लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में आते हैं, और अगर ये नंबर 0.70 या उससे ऊपर हो जाता है तो हम लोग हाई डेवलपमेंट नेशन में आ जाएंगे। तो जिन कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट काफी अच्छा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट रिपोर्ट तक हम लोगों का ये नंबर जो है ये 0.70 या उससे ज्यादा हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है HDI में? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑल यूरोपियंस। इसके बाद अमनप्रीत सिंह की बात कर रहा हूं बेटा। अमनप्रीत सिंह ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है इन द सेंटर फायर पिस्टल राउंड एट 23rd कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप। तो कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप का 23rd एडिशन था, और ये जो था ये करनी सिंह फील्ड में चल रहा था सारा के सारा प्रोग्राम, और अमनप्रीत सिंह जो है वो इंडिया की यहां पर गोल्ड मेडल जीतती है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7th ऑफ मई को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, एंड द 5th ऑफ मई को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने डिक्लेयर किया कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग ट्रेडर्स डे। तो तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया है कि अब हर साल 5th ऑफ मई को ट्रेडर्स डे सेलिब्रेट होगा। इसके बाद इन भाई साहब को देख लीजिए, ही यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। रोमानिया के इन प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में रिजाइन कर दिया। क्यों? जब इनको समझ में आया कि इनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में हार रही है, तो ही रिजाइंड। अच्छा, क्या हुआ था? तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, रोमानियन प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइंड। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टीज जो है, नेशनलिस्ट पार्टी जो है रोमानिया की, वो जीत रही थी इलेक्शन। तो यहां पे रोमानियन प्राइम मिनिस्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है मार्सेल सियालाको जो है ये रिजाइन करते हैं जब इनको पता लगता है कि इनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये हार रही है, और नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत रही है। और नेशनलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं जॉर्ज सिमोइन, और जॉर्ज सिमोइन ही इस समय रोमानिया के नेक्स्ट PM है।
तो यहां पर ये न्यूज रोमानिया की पीएम से रिलेटेड थी। इसके बाद नेक्स्ट जर्मनी के नए चांसलर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको ये काफी दिखते हैं। तो ही इज द न्यू जर्मन चांसलर, नाम है इनका फ्रेडरिक मर्ज, नाम है इनका फ्रेडरिक मर्ज। तो फ्रेडरिक मर्ज को यहां पे जर्मनी का नया चांसलर अपॉइंट किया गया है जब इनको मेजॉरिटी मिली इन द सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग। वोटिंग के दूसरे चरण में सर को यहां पे वोट्स मिलते हैं इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। और यहां पर टोटल मिला के जर्मनी में 630 लॉ मेकर्स हैं, 325 आउट ऑफ देम वोटेड इन फेवर ऑफ हिम। इसके बाद जर्मनी में प्रेसिडेंट है मिस्टर फ्रैंक वॉल्टर्स स्टीनमियरर और कैपिटल जर्मनी की बर्लिन है। आपको पता ही है काफी ज्यादा वर्ल्ड वॉर में भी इसके बारे में बात हुई है। और यूरो फिलहाल क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने की वजह से यूरो करेंसी है जर्मनी की, क्योंकि इनकी एक सिंगल करेंसी है। इसके बाद वी नो दैट इन द मंथ ऑफ मे 7th of May वी लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। एक टेरर कैंप्स को हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में फोड़ा था क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, राइट। उस पहलगाम अटैक का हमला जो हमारे इंडिया में हुआ 26 नेशनल्स की जान यहां पर जाती है, जिसमें 25 इंडियंस थे और एक पाकिस्तानी था। उसके बाद हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड इस टेररिस्ट हमले का कंडेमिनेशन होता है क्योंकि यहां पर पहली बार धर्म पूछकर गोलियां चलाई जा रही थी। तो इसलिए हम लोग समझ चुके थे कि पाकिस्तान ने कुछ करना नहीं है इसके लिए, इसलिए हम लोगों ने यहां पर ठाना कि अब ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान प्लस पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इंडिया का वो पार्ट है जो अभी इस समय पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हम लोगों ने यहां पर टेरर कैंप्स को जनरली जो है वो उड़ाया। और आप लोगों को यहां पर इंडिया की तरफ से दो जो ब्रीफ करने वाली जो दो महिलाएं आपको वहां पर दिखेंगी हमेशा, अगर मैं उनका नाम आपको बताऊं तो यहां पर एक तो है कॉलोनल सोफिया कुरैशी और दूसरे का नाम है विंग कमांडर अपना व्योमिका सिंह। इनके अलावा इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो विक्रम मिस्री जनरली प्रेस ब्रीफिंग को स्टार्ट करते थे, उसके बाद कॉलोनल सोफिया कुरैशी हिंदी में लोगों को बताती थी और व्योमिका सिंह जो है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताती थी कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने क्या किया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर जो हमने 7th of May को स्टार्ट किया और सुबह आपको बता दूं 1:05 जो खत्म हुआ 25 मिनट में 1:30 तक। इस पूरे 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में हम लोगों ने उजाला कर दिया था। इन टोटल 9 टेरर कैंप्स को इंडिया ने यहां पर डिस्ट्रॉय किया, जिसमें से 5 तो पीओके में ही थे और 4 कैंप्स जो थे वो पाकिस्तानी टेरिटरी में थे, पंजाब में। कौन कौन से? ये 9 कैंप्स थे टोटल मिलाकर। मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर में थी, मरकज तोयबा मुरीद के, मरकज के बाद आते हैं सरजाल, ये था तेहरा कलान में। महमूना जोया, दिस प्लेस वॉज इन सियालकोट। मरकज अहले हदीद बरनाला, ये जगह थी भिम्बेर में। फिर थी मरकज ए अब्बास, ये कोटली में थी। फिर है मस्करे रहील शाहिद इन कोटली। शाही नाला कैंप मुजफ्फराबाद और मरकज सईदना बिलाल, दिस वॉज ऑल्सो इन मुजफ्फराबाद। अब आते हैं वेपन्स पर। इंडिया ने कौन कौन से वेपन्स का यहां पर यूज किया? तो वी यूज्ड स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है हमारी, शॉर्ट वेरिएंट हम कह सकते हैं ब्रह्मोस की तरह। तो ये एक शॉर्ट रेंज ब्रह्मोस मिसाइल है, 250 किलोमीटर तक के टारगेट्स को हिट करने के लिए हम इसको भेजते हैं। उसके बाद हैमर प्रिसीशन बॉम्ब, ये 50 से 70 किलोमीटर तक के लिए बॉम्बार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। और यहां पर जो हम लोगों ने यूज करे वो रफाल यूज करे, सुखोई MKI-30 यहां पर यूज किया गया था, फाइटर जेट। हालांकि यहां पर जो आप लोगों के मिग सीरीज के प्लेन थे उनको स्टैंड बाय पर रखा गया था। MiG-21 आपको पता होगा अब रिटायर हो गए हैं ना। MiG-21 पर भारत बहुत ज्यादा रिलाई करता था, बट उनको अभी भी स्टैंड बाय पर रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर में। सोचिए हम कितना रिलाई करते हैं उनके ऊपर। आने वाले मंथ्स के करंट में आपको बताऊंगा किस तरीके से इंडिया ने MiG-21 को रिटायर किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर का प्रेस ब्रीफिंग विक्रम मिस्री शुरू करते थे। उसके बाद हिंदी में यहां पर जो है कॉलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये ब्रीफ कर रही हैं पूरे की पूरे दुनिया को और इंडिया को कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में और क्या किया। ये एक ट्राई सर्विस मिशन था, इसमें नेवी भी, आर्मी भी और इंडियन एयरफोर्स भी सब इन्वॉल्व थे, बट एयरफोर्स का बड़ा रोल था। इसके बाद एयरटेल अफ्रीका जो है वो एयरटेल में भी काम करता है। एयरटेल अफ्रीका जो है इन्होंने स्टारलिंक के साथ पैक्ट साइन कर लिया है और ये सैटेलाइट इंटरनेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं।
स्पेसएक्स और स्टारलिंक के ओनर इलॉन मस्क, आपको पता ही है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है दुनिया में कहीं पर भी अगर आप हैं, यू कैन हैव एक्सेस टू दीज इंटरनेट सर्विसेज। तो ये एयरटेल अफ्रीका का कोलैबोरेशन है स्टारलिंक के साथ। जियो की नींदें ऑलमोस्ट हराम हो चुकी है इसके बाद, क्यों? क्योंकि जियो एक मोनोपोली लेकर चल रहा है इंडिया में। और अगर एयरटेल अफ्रीका ने फिलहाल ये अनाउंस करा था उस टाइम पर भी कि हम ऐसा कुछ पैक्ट जो है वो इंडिया के लिए भी साइन करेंगे, एंड इफ इट इज ट्रू तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात है आगे। जियो के साथ साथ स्पेसएक्स और इलॉन मस्क जो है उनकी कंपनी स्टारलिंक को लाकर खड़ा कर देना इंडिया में, टेलीकॉम सेक्टर में बवाल मचने वाली बातें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडिया और यूके, इन द मंथ ऑफ मे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे यूके और इन्होंने वहां पर एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अक्टूबर के महीने में कियर स्टारमर इंडिया में आए थे, क्योंकि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों कंट्रीज के हेड एक दूसरे के देशों में जाते हैं। तो पहले हम गए थे, बाद में ये आए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आगे देखने को मिलेगी वो क्या, कि ऐसा नहीं है कि एफटीए आपने साइन कर दिया तो उसके बाद सारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, एफटीए साइन करने के बाद आपको अपनी रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में इसको पास भी करवाना होता है। तो अभी इंडियन पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है और ना ही यूके की पार्लियामेंट से पास हुआ है। तो फिलहाल हमने तरह तरह की चीजों के लिए यहां पर एफटीए साइन किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद जो आप लोगों के गुड्स पर लगने वाले टैरिफ होते हैं वो या तो बहुत कम हो जाते हैं, नहीं तो जीरो हो जाते हैं। मतलब जो कस्टम ड्यूटीज आप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके। इंडिया जो ज्यादातर सामान एक्सपोर्ट करता है यूके में, ऐसे 99% प्रोडक्ट्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारे पास टेक्सटाइल, फुटवियर, मेराइन प्रोडक्ट्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स ये आते हैं। और देखा जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये मैंने तब भी बोला था कि यूके के साथ एफटीए ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और वो यहां पर वो कर रहा है। और उसी तरीके से यूके से आने वाले 90% प्रोडक्ट्स को इंडिया में रिड्यूस्ड टैरिफ्स एंट्री मिलेगी यहां पर। जैसे जो विस्की प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में, उनको अब 40% ड्यूटी ही देकर आना पड़ेगा। इससे पहले वो 75% तक ड्यूटी पे करते थे बेटा। और कॉस्मेटिक्स, ऑटो पार्ट्स, सैलमन, मेडिकल डिवाइसेस, कन्फेक्शनरीज, ये सारी चीजें भारत के बाजार में यूके से एक तरीके से ड्यूटी फ्री एक्सेस इनको मिलेगा। फिर May 6 को इंटरनेशनल नो डाइट डे टू चैंपियन बॉडी एक्सेप्टेंस ये सेलिब्रेट किया जाता है, नो डाइट डे। 8 मई को 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे एंड वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। इस बार की थैलीसीमिया डे की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर थैलीसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट कर दिया है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज दिस? FIMMD, फिक्स्ड मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है जो अब इंडिया में मनी मार्केट को रेगुलेट करेगी। बेटा क्लास 10th के BST में एक चैप्टर होता है फाइनेंशियल मार्केट्स। उस चैप्टर में आप लोगों को 2 तरह की मार्केट्स पढ़ाई जाती है, मनी एंड कैपिटल। मनी मार्केट में जनरली वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और लोग वहां पर इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि 1 साल या उससे कम के लिए पैसा हमें कहीं रखना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलना चाहिए। पहले ये सारी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती थी, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक्स भी तो रेगुलेट करने हैं, इसलिए उन्होंने एक नई बॉडी बना दी अपने अंडर, FIMMD, मींस फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंडिया की मनी मार्केट को रेगुलेट करेगी। इसके बाद इंडिया जो है वो जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर चुका है वैसे तो, बट अभी हमने ऑफिशियली इसको कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी बातें आपको देखने को मिलेंगी, यस वी हैव सरपास जापानीज इकोनॉमी। और ये रिपोर्ट जो है वो IMF की रिपोर्ट आई थी मई में। रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो 2 चीजें पता लग जाती हैं, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन लेकर आता है, IMF, और दूसरी बात क्या पता लगती है कि इस रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में बोला क्या। दिस रिपोर्ट सेड दैट कि जो इंडिया की इकोनॉमी है इट इज गोइंग टू बी अ गुड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था एक तरीके से जापानी अर्थव्यवस्था को सरपास करके नंबर 3 पर जो है वो नंबर 4 पर जो है वो पहुंच जाएगी, और वो हम पहुंच गए। इसके साथ साथ यहां पर और भी 2 चीजें बोली गई। क्या बोला गया यहां पर कि बहुत ही जल्द शायद हो सकता है कि हम लोग जर्मनी की इकोनॉमी को भी सरपास कर दे 2027-28 तक। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।
इसके बाद फ्रेंड्स इंडोनेशिया में एक माउंटेन जो है वो यहां पर एक तरीके से फटा। माउंटेन जो है वॉल्केनिक माउंटेन है, नाम है इनका माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी। अब यहां पर अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के आसपास वॉल्केनिक माउंटेन्स की एक श्रृंखला है जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के मर्जर पर, मतलब एक तरीके से कन्वर्जेंस बाउंड्री पर है। और जब दो टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज होती हैं तो उसके ऊपर के वॉल्केनोस काफी एक्टिव होते हैं। तो पैसिफिक ओशन के आसपास एक बहुत बड़ी श्रृंखला है आपके पास वॉल्केनिक माउंटेन्स की, जो काफी एक्टिव रहते हैं। इरप्ट होने का खतरा उनका हमेशा बना रहता है। वैसा ही एक माउंटेन है लेवोतोबी लाकी लाकी। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लेवोतोबी लाकी लाकी का मतलब वैसे मैन है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अच्छा इस इमेज में तो नहीं दिखेगा, तो ये दो वॉल्केनिक माउंटेन्स एक साथ है। इसमें लेवोतोबी लाकी लाकी की हाइट थोड़ी छोटी है और इसके बगल में एक माउंटेन और है वॉल्केनिक जिसका नाम है पेरुम्पुआन। तो पेरुम्पुआन का मतलब विमेन है और वो टॉलर है इन कंपैरिजन टू लेवोतोबी लाकी लाकी, तो इनको कपल कहा जाता है। इसमें लेवोतोबी लाकी लाकी फटा है और इससे निकलने वाली एशेस जो है वो 1.2 किलोमीटर ऊपर तक गई है भाई, तुम ये सोच के चलो। इसके बाद मिजोरम इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बना। यस, यू आर हियरिंग इट, इंडिया का फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट मिजोरम। इन्होंने ये माइलस्टोन उल्लास स्कीम की वजह से अटेन किया है। उल्लास, मैं बहुत तारीफ करता हूं इस योजना की। क्यों? क्योंकि अंडर उल्लास प्रोग्राम हम लोग लोगों को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब मैं फालतू की चीजें नहीं सिखाता हूं लोगों को कि भाई वो पढ़ो, ये पढ़ना सीखो। हम उल्लास स्कीम में, पहली बात तो क्राइटेरिया क्या होता है स्कीम में पढ़ने का, वो लोग जो 15 जिनकी साल की उम्र है या उससे ज्यादा है वो यहां पर जनरली पढ़ते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन कभी ले नहीं पाए उन लोगों को यहां पर रखा जाता है। दूसरी चीज, उनको लाइफ अपना क्रिटिकल लाइफ स्किल सिखाए जाते हैं। ऐसे स्किल जिनके बिना जीना बड़ा मुश्किल है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स यहां पर आप लोगों को जो है वो सिखाए जाते हैं। तो उल्लास योजना की वजह से मिजोरम जो है वो इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बना। वैसे तो कोई भी स्टेट जो 95% से ऊपर लिटरेसी अचीव कर लेता है ना, वो अपने आप को फुल्ली लिटरेट घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक एक इंसान को यहां पर ऑलमोस्ट पढ़ना आता ही होगा। हाँ, आता तो है, और वो भी सारी चीजें आती है जिससे वो जीवन काट ले। इसके बाद बानू मुश्तक। बानू मुश्तक की एक बुक है हार्ट लैम्प। इस बुक हार्ट लैम्प की वजह से बानू मुश्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला 2025 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट पहले कभी कपिल सिब्बल थे, अब सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट एक सीनियर काउंसिल बन गए हैं। नाम है इनका विकास सिंह। कपिल सिब्बल की टक्कर के ही एक तरीके से आप इनको लॉयर या सीनियर काउंसिल कह सकते हैं। और इससे पहले भी विकास सिंह जो है वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट 18 में, 21 में और 22 में रहे हैं। उसके बाद बीच में कपिल सिब्बल आए थे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और कपिल सिब्बल के बाद अब फिर वापसी हुई है इनकी एज द प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद बेटा आईबी के चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ नहीं है, ये पुराने ही हैं। इनको सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है। इनका नाम है तपन कुमार। तपन कुमार डेका, चीफ तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो को कंट्रोल करते हैं। 1 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसकी फॉर्मेशन 1887 में होती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी जो खबरें होती हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं इनको पहले तो ट्रांसफर किया मणिपुर में, और मणिपुर में ये बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। नाम है इनका के सोमशेखर। इसके बाद बेटा हाई कोर्ट्स के बारे में आपके पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है, तो यहां पर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में अगर मैं रिटायरमेंट एज के बारे में आपको बात करूं तो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज होती है 62। तो हाई कोर्ट के सभी जजेस में से जो 62 के सबसे पास में है, मींस अबाउट टू गेट द रिटायरमेंट, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है हाई कोर्ट में। इसके बाद झूठ फैलाने में इतना आगे था पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने कि इन्होंने एक और झूठ फैलाया और अपने ही आर्मी चीफ, नाम है इनका आसिम मुनीर, इनको फील्ड मार्शल की उपाधि दे डाली। तो पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक दे दी, ये बोलते हुए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत बढ़िया हराया। इन्होंने एक फोटोशॉप झूठी इमेज भी इनको
दी और एक तरीके से बोला कि भाई स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, करेजियस लीडरशिप, ये सब चीजें कहकर शहबाज शरीफ ने इनको सम्मानित किया। करना ही पड़ेगा यार, जब से ये देश बना है तब से आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं करे हैं। इस देश में आर्मी और मिलिट्री मिलकर एक कंट्री को चलाती है। कब यहां पर आर्मी पावर को टेक ओवर कर ले और शहबाज शरीफ को 5 साल से पहले ही जाना पड़े, उनको भी नहीं पता। तो शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल फुल ऑन तारीफ इस समय करते जा रहे हैं इनकी। अब मैं HAL की बात कर रहा हूं बेटा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये एक ड्रोन जैसा बनाया है, कैट्स नाम है इसका, कैट्स वॉरियर। इसकी मैं खासियत आपको बता दूं बेटा, कैट्स वॉरियर नाम का ये ड्रोन जो है, ये एक्चुअली में 2 ड्रोन्स का सेट होता है जिसको एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स वॉरियर को डेवलप करती है, जिसमें कैट्स का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें एक ही फाइटर पायलट जो है वो 2 ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे सिस्टम दुनिया में काफी कम देशों के पास में है, जैसे यूएस, रशिया, चाइना तो है ही है, इसके साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया भी है 5, और 6ठे नंबर पर आ गया इंडिया। HAL की फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर है इनका, DK सुनील के चेयरमैन है। इसके बाद बेटा 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होता है, और यह है असम की गवर्नमेंट ने एक नई न्यूज एंकर इंट्रोड्यूस करी है दुनिया को, विच इज अंकिता एक फर्स्ट AI न्यूज एंकर है इंडिया की, और ये असमी लैंग्वेज में ही असम के रहने वाले लोगों को न्यूज जो है वो अपडेट्स देंगी, न्यूज अपडेट्स इन असमी लैंग्वेज। और ये पहली बार ऐसा मीडिया में हो रहा है। AI क्या न्यूज एंकर्स की भी जॉब लेने वाला है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इनका नाम अंकिता रखा गया है। अब RBI की बात करते हैं बेटा। RBI ने यहां पर अपने नए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कर दी है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का नाम यहां पर जो है, ये नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है जो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे बोर्ड को रिप्लेस करेगा। मतलब अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो पहले BPSS होता था, अब ये बोर्ड जो है चेंज होके पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हो गया है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया की पेमेंट सिस्टम को जनरली रेगुलेट करने वाला एक बोर्ड है, जिसमें 6 लोग मेंबर्स होंगे। RBI गवर्नर चेयरपर्सन, RBI डिप्यूटी गवर्नर, RBI का एक ऑफिसर, इसके बाद 3 लोग आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो लोग, और ये 6 की 6 लोग वोटिंग से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा अच्छा करना है। अच्छा, बाय चांस 6 लोग हैं तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यार इनके बीच में टाई भी हो सकता है। तो उस टाई को रोकने के लिए हमने RBI के गवर्नर को एक कास्टिंग वोट दे रखा है कि मान लो कि 3 इस तरफ 3 उस तरफ, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि डिसीजन कैसे होगा। तो RBI का गवर्नर एक कास्टिंग वोट यहां पर डाल सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अपना मिशन लाइफ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है NAPCC के साथ। इंडिया का मिशन लाइफ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यार। अब ये मिशन लाइफ है क्या, है ना, थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। तो मिशन लाइफ जो है जनरली ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन है, और NAPCC का मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मिशन लाइफ काफी नया मिशन है, 2021 में आया था, और जो NAPCC है वो 2008 से चल रहा है, और उसमें 8 मिशन आते हैं टोटल में, जैसे सोलर मिशन, मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन। तो आप देखने वाली बात यहां पर क्या है कि अब लाइफ मिशन जो है इसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया है NAPCC के साथ। तो जनरली मिशन लाइफ अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर इंप्लीमेंट होगा। तो अब NAPCC में टोटल मिला के 9 मिशन आ जाएंगे, जो पहले 8 थे। ठीक है जी, इसी के साथ आज का लास्ट करंट अफेयर एंड देन माय क्लास इज ओवर। दिस इज अबाउट कर्नाटका। कर्नाटका की कैबिनेट ने यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया है, रमनागरा डिस्ट्रिक्ट। रमनागरा डिस्ट्रिक्ट विल बी गिवन अ न्यू नेम, दैट इज बेंगलुरु साउथ। और जो रूट जो है, जब दिख रहे हैं आपको, he has become the fastest batsman to score 13,000 टेस्ट रन्स। 13,000 टेस्ट रन स्कोर करने वाले सबसे फास्टेस्ट बैट्समैन बने जो रूट। और कर्नाटका ने एक नया डिस्ट्रिक्ट का नया, मतलब एक पुराने डिस्ट्रिक्ट का नया नाम, रमनागरा डिस्ट्रिक्ट अब बेंगलुरु साउथ के नाम से यहां पर जाना जाएगा। इसके बाद एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं। गैलेंट्री अवार्ड जनरली सेना में दिए जाते हैं, सेना को दिए जाते हैं, और गैलेंट्री अवार्ड होते हैं बहादुरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार। और इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। तो ऐसे कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मैडम ने दिए। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही गैलेंट्री अवार्ड्स क्यों देता है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अंडर आर्टिकल 52 जो है वो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है ना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। हालांकि आजकल तो तीनों सेनाओं के चीफ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक और पोस्ट आ गई है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यहां पर 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र, ये सब दिए गए। और कीर्ति चक्र जो है वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और शौर्य चक्र जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है परमवीर चक्र। परमवीर के बाद कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र के बाद शौर्य चक्र। इस तरीके से कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हम लोग देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। And if you are watching this video on this channel for the first time, humble request is to kindly subscribe the channel, go for the like button and also hit the subscribe button and share it with all of your friends अगर आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।